नमस्कार, मी प्रदीप कुलपगारे. तुमचं स्वागत आहे जेबाट डिजिटल मध्ये. मित्रांनो, आजचा हा आपला पहिला पॉडकास्ट आणि आपल्या पहिल्या पॉडकास्ट असणार आहे ज्योतिषशास्त्रावरती. तर आपले आजचे जे गेस्ट आहेत ते आपल्याला ज्योतिषशास्त्रावरती आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. तर आपले पहिले गेस्ट आहेत आकांक्षा गोसावी मॅम. नमस्कार मॅम. राम राम प्रदीप जी. नमस्कार. तर मित्रांनो, आपला हा जो आजचा पॉडकास्ट आहे तो सुरुवात करण्यापूर्वी तुम्हाला एक सूचना की आपले जे आजचे पाहुणे आहेत ते मराठीमध्ये एवढे कम्फर्टेबल नाहीयेत. तर आपण त्यांना बहुतेक प्रश्न हे हिंदीमध्ये विचारणार आहोत आणि तेही आपल्याला हिंदीमध्येच प्रतिक्रिया देणार आहेत. तर त्यासाठी क्षमस्व. तर आपण बोलूयात आकांक्षा गोसावी मॅम यांची. नमस्कार मॅम. राम राम प्रदीप जी. मैम, मेरा आपसे पहला सवाल है कि जो ज्योतिष शास्त्र है या फिर एस्ट्रोलॉजी जिसे कहते हैं वो एक्चुअली क्या है, हमारे दर्शकों के लिए आप बताइए. ज्योतिष शास्त्र कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई जादू टोना नहीं है। ये हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दिया हुआ एक विज्ञान है। जिस तरह से आप आपके बॉडी में डायबिटीज या फिर आपका हीमोग्लोबिन चेक करने के लिए टेस्ट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपके भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये जानने के लिए कुंडली चेक करते हैं। तो ये एक विज्ञान है बस। मैम, लेकिन जो ज्योतिष शास्त्र है आजकल का जो दौर है, हम बात कर रहे हैं कि 21st सेंचुरी जो जेनजी जनरेशन है आजकल की, वो ज्योतिष शास्त्र इस चीजों पे विश्वास नहीं करती. तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? मैं सच कहूँ तो आज के वर्तमान समय में जहाँ पे आप बात कर रहे हैं जैन जी की, ये लोग सिर्फ ज्योतिष नहीं धर्म के प्रति बहुत आकर्षित हो रहे हैं। तो ज्योतिष में ऐसा नहीं है कि मेरे क्लाइंट सिर्फ 60 प्लस 40 प्लस वाले हैं, मेरे क्लाइंट 18 प्लस वाले भी हैं। तो कुछ लोग हैं जो विश्वास नहीं करते, लेकिन जब इंसान समस्याओं से घिर जाता है और मेरे पास आता है, उपाय करने के बाद जब उसे उसकी समस्याओं का समाधान मिलता है, तब वो भी ज्योतिष पे विश्वास करता है। ठीक है जी मैम, मुझे एक अगला क्वेश्चन आपको ये पूछना था कि जो शेयर मार्केट है, भविष्य में जो कोई भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, सोना या फिर चांदी में इन्वेस्ट करेगा, तो उसका मतलब क्या परिणाम होने वाला है? क्या आप बता सकते हैं कि मतलब भविष्यवाणी आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार क्या होने वाला है? मैं तो शुरू से ही कहती आ रही हूँ। मैंने 2024 से लगातार मैंने वीडियोस बनाई अपनी, मैंने लोगों को अलर्ट किया, मैंने इस साल भी बनाए, मैंने अलग अलग टाइम पे वीडियोस बनाए। मैंने कहा था कि 2024 में थोड़ा डाउन जाएगा, 25 में सितंबर के बाद भी, अभी मुझे लगता है नवंबर के बाद आपको इसके इफेक्ट दिखने लग जाएंगे, और 26-27 में तो इसका मार्केट क्रैश होने ही वाला है। तो वो लोग, और मैं इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ भारत देश की बात नहीं कर रही हूँ, विश्व भर में ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि शेयर मार्केट नीचे जाएगा ही जाएगा। जितने भी लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में करके रखा है, मुझे लगता है उन्हें निकाल लेना चाहिए। हाँ, आप जैसे बोल रहे हैं कि ये शेयर मार्केट डाउन जाएगा, लेकिन ये हम कैसे श्योरिटी दे सकते हो आप कि मतलब वो डाउन जाएगा ही जाएगा, मतलब एक ऑडियंस के लिए? ऑडियंस के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी, यदि वो लोग जो मेरे पेज पर जाते हैं, अगर मेरे वीडियो भी देख रहे हैं, तो जाके मेरे पेज पर जाके चेक करें मेरे वीडियोस कि बैक टू बैक मेरे कितने प्रेडिक्शन सच होते जा रहे हैं। तो जब इतने सारे प्रेडिक्शन सच हो चुके हैं, अब मैं इसका ज्योतिष में ऐसा प्रूफ नहीं दिखा सकते। जैसे अब हम बता सकते हैं ना कि आपका हीमोग्लोबिन में काउंट ये आया है तो आप ब्लड कम है। अब इसके लिए हम ये नहीं दिखा सकते कि इससे ऐसा होगा, क्योंकि ज्योतिष हर किसी को पता नहीं है। तो अगर लोग मेरे वीडियो के माध्यम से मुझ पर यकीन करते हैं, विश्वास रखते हैं, तो उनको पता है कि शेयर मार्केट डाउन जाएगा, और ये नवंबर दिसंबर में आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से असर दिखेंगे। मैम, आपको वेंगा बाबा के बारे में मालूम होगा? जी हाँ, तो वेंगा बाबा जो है उन्होंने कई दिनों पहले एक ऐसी भविष्यवाणी की थी कि जैसे कि कोरोना वायरस आ गया था, उसकी वजह से सभी पूरे दुनिया में लॉकडाउन लग गया था। तो वैसे ही कोरोना जैसी ही महामारी आने वाली है, उन्होंने ऐसी भविष्यवाणी की थी। तो आपको क्या लगता है, आपका ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है इसके बारे में? देखिए, वेंगा बाबा के बारे में मैं जानती हूँ। मैंने उनकी कुछ भविष्यवाणियाँ सच होती हुए दिखी हैं, कुछ नहीं दिखी। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे वायरस की बात हो रही है,
तो वायरस के बारे में मैं लगातार प्रिडिक्शन देती आई हूँ। मैंने कहा था 24 में आएगा, 24 में एकदम ना दिखेगा नहीं, लेकिन 25 और 26 में दिखने लगेगा, 26 में पैंडेमिक जैसी सिचुएशन बन जाएगी। तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। अब आप देख रहे होंगे मलेशिया में, जापान में वायरस आ चुके हैं, बहुत हजारों में केस हैं, स्कूल बंद हो चुके हैं। अब हम बात करें तो आज की ही खबर मैंने पढ़ी कि उत्तराखंड में भी वायरस आ चुका है। हमारा आधा भारत फ्लू से परेशान है, मतलब आधा भारत हमारा बीमार है। तो ये वायरस आ चुका है। और अगर वहाँ पे बेंगा बाबा बोल रहे हैं वायरस या पैंडेमिक, तो मैं ये बोलूंगी कि यहाँ पे एक नहीं मल्टीपल पैंडेमिक्स हैं, एक वायरस नहीं है, बहुत सारे वायरस आने वाले हैं। तो मेरा आप सभी से आप सभी के लिए सुझाव होगा कि अपनी सेहत पर ध्यान दें, अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान दें, ताकि आने वाले समय में आप इस वायरस की चपेट में ना आ जाएं। हाँ मैम, मुझे तभी भी एक डाउट था कि जैसे कि आपने बताया कि श्योरिटी दी कि बाबा ये ऐसा वायरस आने वाला है, लेकिन वायरस आने वाला है इसके बारे में हम कैसे मान ले कि वो कंफर्म आने ही वाला है, इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। आपका कुछ पहले का मतलब आपने प्रिडिक्शन किया है वगैरह, उसके बारे में भी बताइए, मतलब ऑडियंस। अभी देखिए मैं जैसे इस बारे में बोल रही हूँ, अभी दशाएं कुछ ग्रह नक्षत्र के आधार पर, इसमें मैं एक भारत पाकिस्तान को भी जोड़ूंगी। बराबर। भारत पाकिस्तान के युद्ध को लेकर कई ऐसे अफवाहें उड़ी या फिर लोगों को अफवाहें लगी कि भारत पाकिस्तान का युद्ध, और बार बार खबरें आ रही है लेकिन हो नहीं रहा है। अब लोग बोल रहे हैं बस खबरें हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मंगल की तो महादशा अब आपको पता नहीं होगा, लेकिन भारत वर्ष की कुंडली में मंगल की महादशा चल रही है। मंगल वीर है, सैनिक है, और मंगल को लड़ाई चाहिए और विजय चाहिए। तो अब क्योंकि मंगल की महादशा है तो भारत पाकिस्तान तो होके रहेगा। भारत पाकिस्तान ही क्यों, अभी WW3 शुरू होगा आने वाले समय में, जब मंगल की डिग्रीज बढ़ेंगी तो भारत पाकिस्तान के अलावा अन्य देशों के साथ भी युद्ध होगा। भारत तृतीय विश्व युद्ध में उतरेगा और इस मंगल की महादशा में भारत विजयी होगा। ठीक है मैम, हमने अभी बात की कि कोरोना पैंडेमिक, भारत पाकिस्तान ऐसे जो भविष्य में होने वाले हैं, इनके बारे में आपने बताया कि बाबा ये होने ही वाला है। तो मुझे आगे जाके आपसे ये पूछना था कि आपने कभी आपका भविष्य देखा है क्या, और देखा है तो आपके क्या अनुभव है, और कितना वो प्रिडिक्शन आपका करेक्ट था आपके बारे में, आपके भविष्य के बारे में? ज्योतिषी होने के नाते मैंने अपनी कुंडली भी देखी है। मेरी कुंडली में जहाँ जहाँ पे मुझे समस्याएं दिखी, मैंने उनका समाधान किया। और समाधान क्या होता है, समाधान तो कर्म है हमारे। हमारे कर्मों द्वारा ही हम अपने जीवन के जितने भी परेशानियां हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बिल्कुल, मैंने भी अगर मेरे कुंडली में कुछ परेशानी आती है उनको सॉर्ट आउट किया। और अगर आप एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो मैं माफ़ी चाहूँगी, पर्सनल एक्सपीरियंस तो मैं शेयर नहीं करना चाहूँगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ज्योतिष 100% काम करता है। और छोटे मोटे उपाय जिनको आप लोग ऐसे समझते हैं कि कुत्ते को खिलाने से क्या होगा, पीपल के पेड़ को पानी देने से क्या होगा, या फिर नदी में चीनी बहाने से क्या होगा, तो ये छोटे मोटे उपाय से क्या होगा ये आपको तभी पता चलता है जब आप करते हैं। बराबर। मैम, और एक पूछना था कि जैसे कि अभी का जो एज है, 21st सेंचुरी हम बात कर रहे हैं, तो 21st सेंचुरी के लगभग हर एक लोग टेक्नो सेवी हो गए। तो जिसी को भी राशिफल देखना हो या फिर भविष्य देखना हो तो अभी तुरंत गूगल करते हैं, या फिर चैट जीपीटी अभी आया है, तो चैट जीपीटी पे सिर्फ एक क्लिक पे आपको आपकी कुंडली भी बना के मिल जाती है। तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे, मतलब उसके वजह चैट जीपीटी आने के वजह से कि पारंपरिक जो ज्योतिषी है उन पे क्या प्रभाव पड़ा है? बहुत अच्छा सवाल किया प्रदीप जी। जैसे कि चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं, मैंने भी इसे ट्राई किया है और वो एक्यूरेट नहीं बताता है। सबसे पहले तो वो जब मैं उसमें डिटेल्स डालती हूँ, मैं उससे कुछ पूछती हूँ, तो वो दशाओं को आगे पीछे कर देता है। उदाहरण के तौर पे मेरी गुरु की महादशा चल रही है, गुरु में मेरे बुध की अंतर्दशा चल रही है, तो वो कुछ आगे पीछे करके मुझे बताता है। अगर वो आगे पीछे कर रहा है तो इसका मतलब प्रेडिक्शन 100% ऊपर नीचे गलत हो गया। तो कुछ हद तक चीजें सही हैं,
बहुत ज्यादा हद तक गलत है। अगर हम कुछ ऐप की बात करें, चाहे जैसे एस्ट्रो सेज है या एस्ट्रो योगी समथिंग कुछ ऐप है, तो उसमें अगर हम एआई ज्योतिषी की बात करें तो हाँ वो काफी हद तक सही बताते हैं, लेकिन कुंडली देखने के लिए जब हम ऐप की बात करते हैं तो इंस्टेंट वहां पे भी उत्तर देना इजी नहीं होता है। जब आप ऐप के ऊपर जाते हैं, आप पे करते हैं और आप उनको बोलते हैं कि सो एंड सो मेरे बर्थ डेट्स हैं, आप मुझे बताइए मेरी शादी कब होगी, और आपके शायद 2 या 3-4 मिनट में आपके पैसे खत्म हो जाते हैं, बराबर है ना। तो 2-4 मिनट में तो उत्तर देना पॉसिबल ही नहीं है। बराबर। मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाके वापस आई हूँ, मैं भी एक प्लेटफॉर्म पर रही हूँ, मैं एस्ट्रोसेज पर रही हूँ, जहां पर विद इन मिनट उत्तर देना पॉसिबल ही नहीं है। ये मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे लूटने का काम है। मुझे ऊपर से समझाया गया कि आप क्लाइंट को एंगेज करके रखिए, और मुझे लगता है कि ज्योतिष के क्षेत्र में ज्योतिष के साथ ही अपने धर्म के साथ, अपने ज्ञान के साथ इस तरह का धोखा करना गलत है। तो मैं अब वहां पे काम नहीं करती हूँ। और मुझे इसको ही जोड़ के ये पूछना था कि आपने जैसे कि ये ऐप के नाम लिए ज्योतिषी के रिगार्डिंग जो ऐप है, आपने कभी एज ए ज्योतिषी ज्योतिष शास्त्र करके आपने कभी ये क्रॉस चेक किया है क्या? मतलब ये सच में भविष्य बताते हैं या फिर फ्रॉड, जैसे भी मतलब भविष्य के नाम पे फ्रॉड वगैरह होते हैं, तो वो एज ए ज्योतिषी करके आपने क्रॉस चेक किया है क्या? क्रॉस चेक मैं कहूंगी हाँ मैंने किया है। और जब हम बात करते हैं ना, जब कुछ इंसानों से बात करते हैं, उनसे कुछ सवाल करते हैं, तो जैसे मैंने कहा 1-2 मिनट में उत्तर देना संभव ही नहीं है, बराबर है ना। तो वहां पे गलती उनकी नहीं है। वहां पे जब हम पूछ रहे हैं और सामने क्लाइंट का पैसा जा रहा है, उनको तो उत्तर चाहिए, वो कुछ भी बता देते हैं। टैरो कार्ड से आंसर मिल जाता है, लेकिन कुंडली से 2-3 मिनट में आंसर नहीं मिलता। एआई ज्योतिषी जो है वो आपको आंसर दे देते हैं 1-2 मिनट के अंदर। तो फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये क्रेडिबल सोर्स नहीं है, मतलब 100% क्रेडिबल सोर्स नहीं है। अभी आपने बोलते बोलते टैरोट का भी जिक्र किया, तो मुझे ये पूछना था कि मतलब लगभग जो अपने ऑडियंस है उनके भी मन में ये क्वेश्चन होगा कि जो ज्योतिष शास्त्र है और टैरोट है, इनमें क्या फर्क है? मतलब उनका प्रिडिक्शन अलग होता है और इनका प्रिडिक्शन ज्योतिष का अलग होता है, तो इन दोनों में से डिफरेंस क्या है इनका? ज्योतिष विज्ञान का आधार है और टैरो कार्ड एक ऐसी विद्या है जो आपको ब्रह्मांड की एनर्जी से जोड़ती है। बराबर। तो दोनों का भी जब भी हम फलित देखेंगे, यानी उसमें रिजल्ट जो आते हैं दोनों के भी सही आते हैं। जो टैरो कार्ड रीडर हैं, बस उनके अंदर वो एनर्जी होनी चाहिए कि वो यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाए। बराबर। अगर कोई भी उसको लेके बैठ जाएगा, कोई भी नहीं कर सकता। हाँ, तो मुझे ये भी पूछना था कि अभी हम YouTube पे देखते हैं बहुत से टैरोट कार्ड रीडिंग के चैनल हो गए, मतलब वो उनको प्रॉपर, आपने जैसे बताया कि जो टैरोट कार्ड रीडर होता है उसको प्रॉपर नॉलेज चाहिए। हाँ, और कुछ मतलब नहीं कि कॉपी करते हैं। मैंने तो ऐसे देखे वीडियोस की, मतलब वो एक का वीडियो देखते हैं और वही कॉपी करते हैं और उसको ही सच मान लेते हैं। तो इसके बारे में आपका ये गलत है। देखिए, यदि आपको किसी भी विद्या में, आप किसी भी विज्ञान में जा रहे हैं, और मैं ये कहूंगी, मैं खास तौर से ज्योतिष के लिए कहूंगी, यदि ईश्वर ने आपको ज्योतिष का ज्ञान हर किसी को नहीं मिलता। यदि ज्योतिष का या इस तरह का ऋषि मुनियों का ज्ञान मिला है तो किसी ने कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए, इसका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और टैरो कार्ड के लिए भी यही कहूंगी, टैरो कार्ड को लोग नहीं चुनते या ज्योतिष को लोग नहीं चुनते, ज्योतिष या टैरो कार्ड लोगों को चुनता है। बराबर। तो अगर आपके अंदर वो पावर है या आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकते हैं, तभी टैरो कार्ड आपको चुनेगा, यानी आप खुद टैरो कार्ड की तरफ जाएंगे। ठीक। मैम, मुझे एक ऐसा आपसे पूछना था एक सवाल कि अभी समझो एक व्यक्ति है जिसको उसकी प्रॉपर जन्म तारीख मालूम नहीं है या फिर जन्म का टाइम जो ज्योतिष शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, उसके हिसाब से ही कुंडली बनती है। अगर ऐसे इंसान को उसकी जन्म तारीख या फिर उसका टाइम मालूम ना हो तो हम उसका भविष्य कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? कुछ बेसिस पर
कुंडली फाइंड आउट की जा सकती है। हालांकि एक्यूरेट टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल है, हाँ हाँ। लेकिन जो मेन कुंडली है वो निकाली जा सकती है। कुछ इवेंट्स को देखते हुए हम, जैसे किसी की शादी, माता पिता की अगर मृत्यु हो चुकी है तो वो संतान कब हुई, उसने शिक्षण 12th कब पास आउट किया, उसने ग्रेजुएशन कब किया, फर्स्ट जॉब कब उसको मिली, उस ऐसे काफी सारे इवेंट्स को देखते हुए हम कुंडली को हम करेक्ट कर सकते हैं, तो वो की जा सकती है। लेकिन एक्यूरेट कुंडली निकाल पाना, क्योंकि इस कुंडली सिर्फ एक नहीं होती, काफी सारी चीजें होती हैं देखने के लिए, बराबर, तो एक्यूरेट निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है। तो मुझे आपसे ये पूछना था कि जैसे कि आपने किसी एक व्यक्ति के बारे में बताया कि वो उसका टाइम या फिर जन्म तारीख मालूम नहीं है, हम निकाल सकते हैं। अभी जो कुछ भी अभी हो रहा है कि जैसे कि हस्बैंड वाइफ है या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो मतलब हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कि शादी का, अभी शादी जब हम कंफर्म करते हैं तो 36 गुण मिलाए जाते हैं या फिर कुंडली चेक की जाती है, वो सब कुछ होने के बावजूद उनकी शादी होती है और उसके बावजूद भी वो कुछ ना कुछ कारणों के वजह से वो सेपरेट हो जाते हैं। तो वो क्यों होता है? इतना सब कुछ हम क्रॉस चेक करने के बाद भी। ये सवाल भी बहुत अच्छा है। मैं मेरे प्रोफेशन के बेसिस पे बोल रही हूँ। मेरे पास लोग आते हैं, मुझसे पूछते हैं कि गुण मिलान का मैम आपके क्या चार्जेस हैं और कुंडली मिलान के क्या चार्जेस हैं। गुण मिलान के चार्जेस कम हैं, कुंडली मिलान के ज़्यादा हैं। तो लोग क्या करते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि कुंडली मिलान क्यों करना है, गुण मिलान करते हैं, कम पैसे में खत्म करते हैं, गुण मिलान करते हैं और शादी कर देते हैं। जब आप अपने बच्चे की शादी में लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, तब आप कुंडली मिलान के लिए जब आप इतने थोड़े से पैसों के बारे में सोच रहे हैं तो ये गलत है। क्योंकि किसी एक शादी, दो लोगों की शादी ऐसा नहीं है कि 2-4 घंटे का एक पिक्चर है कि देखना है फिर अपने अपने रास्ते, पूरे जीवन का सफर तय करना होता है। बराबर। तो कुंडली मिलान यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है। अब जब हम ये बात करते हैं कि कुंडली मिलान करने के बाद भी कई घर टूट जाते हैं, क्यों? ऐसे भी मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे केसेस आए हैं कि मैंने उनके जो भी ज्योतिषी रहे उनसे पूछा, उनसे मैंने कॉल लगा के पूछा है उनके सामने ही कि ये कुंडली में ये ऐसे मैच ही नहीं कर रहा है, तब आपने कैसे इनको सजेस्ट किया शादी करने के लिए? बराबर। तो उन्होंने बोला नहीं उस समय ऐसा था वैसा था, मतलब उनके सामने, मेरे क्लाइंट के सामने मैंने उनके ज्योतिषी को गलत ठहराया है। हालांकि एक दूसरे ज्योतिषी का अपमान करना गलत है, लेकिन किसी भी ज्योतिषी ने, यदि आपके पास ज्ञान है तो उस ज्ञान का अगर सही आपको नॉलेज है तो उपयोग करना चाहिए। अगर सही नॉलेज नहीं है तो किसी की जिंदगी खराब करना सिर्फ चंद पैसों के लिए गलत है ना। बराबर। तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जा रहे हैं जिसको कुंडली मिलाना सही तरीके से आता ही नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बन जाती है कि विवाह आपका टूट जाए। और रही बात कुंडली मिलान की, तो मैं आपको साफ साफ तौर पे बता दूं कि कुंडली मिलान 10 या 15 मिनट में होता ही नहीं है। कुंडली मिलान के लिए ज्यादा समय जाता है। अगर आपका ब्राह्मण 10 या 15 मिनट में आपको कुंडली मिलान करके दे देता है तो इसका मतलब है उसे कुंडली मिलान नहीं आता। कुंडली मिलान के लिए समय लगता है। मैम मुझे ये पूछना था कि जैसे कि आपने बताया कि मतलब कुछ क्लाइंट है, उनके जो पहले ज्योतिषी थे वो प्रॉपर मतलब उन्होंने गाइडेंस वगैरह नहीं किया, उसकी वजह से उनको भविष्य में जाके उनकी शादी असफल रही या फिर वो सेपरेट हो गए। उस तरह के आपके पास जो क्लाइंट आते हैं उनको आप कैसे सुझाव देते हो या फिर उनका मतलब रिलेशन वापस सही होता है क्या, उसके बारे में हमको बताइए। जी, मेरी पूरी कोशिश होती है कि किसी का घर नहीं टूटना चाहिए, है ना। तो मैं उनको जो भी प्रॉब्लम्स वहाँ पे दिखती हैं उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि जो भी परेशानियां दिख रही है उनका सुझाव दिया जाए, उनको रिक्वेस्ट करके कि आप प्लीज कीजिए। अगर आप इतनी सारी परेशानियां देख चुके हैं, थोड़ा सा और सहकर मेरे ये बताए हुए उपाय कर लीजिए। कुछ लोग हैं जो करते हैं, जिन्होंने किए हैं और बाद में धीरे धीरे चीजें सॉर्ट आउट हो गई। मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि सोशल मीडिया जैसे एकदम बहुत लवी शवी वाली उनकी लाइफ है, लेकिन इतनी अच्छी है कि अब वो आराम से जी रहे हैं, लड़ाई झगड़े नहीं है, डाइवोर्स जैसी कोई भी परिस्थिति उनके बीच में नहीं है। तो उपायों के माध्यम से चीजें ठीक हो जाती हैं। और रही 2 विवाह की बात है, तो मैं उनको यही सबको सजेशन यही करती हूँ, अगर आपकी कुंडली में 2 विवाह हैं तो मेरा सजेशन होगा कि आप 2 बार शादी कर लीजिए।
मैम मुझे ये भी पूछना था कि जैसे कि ज्योतिष शास्त्र में ग्रह या फिर तारों के बारे में बताते हैं और उसके हिसाब से हम प्रिडिक्शन वगैरह करते हैं। तो मैंने ऐसे सुना था कि अभी फॉर एग्जांपल मैं हूँ और मेरे इष्ट देव गणेश जी है। तो मैंने गणेश जी की आराधना की या फिर उनकी पूजा की वगैरह ये किया, तो मेरा आगे का जीवन वगैरह है वो मतलब सुखकर जाएगा, ये करेगा। तो इष्ट देव जो होते हैं हमारे, उनका रोल कितना होता है उसके बारे में बताइए मुझे। इष्ट देव हम्म, आपको उदाहरण के साथ समझाऊंगी। हम्म, एक छोटा बच्चा जब उसे या एक किसी घर के एक बच्चे को कुछ चाहिए हम्म, तो वो अपने चाचा ताऊ मामा से मांगेगा तो उसे नहीं मिल पाएगा इजीली, बराबर। लेकिन अपनी माँ से मांगेगा तो एकदम आसानी से जल्दी मिल बराबर। जाएगा। इष्ट देव बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। तो अपने अपने इष्ट जो भी हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। यदि आपके इष्ट शंकर भगवान हैं उदाहरण के तौर पे, तो आप किसी दूसरे भगवान की पूजा लगातार 4 साल से कर रहे हैं, आपका काम नहीं बन रहा। बराबर। लेकिन अगर अपने इष्ट देव की पूजा आपने एकदम मन पूर्वक विधि पूर्वक शुरू कर दी ना, तो आपका काम 6 महीने में बन जाएंगे। और ये इष्ट देव कैसे पता कर रहे हैं कि मेरे इष्ट देव गणेश जी है या फिर महादेव जी है? हाँ, ये पंचम कुंडली के माध्यम से हम पंचम भाव से देखते हैं कि इष्ट आपके कौन है। अभी समझो कि मेरा इष्ट देव गणपति बप्पा है, तो मेरा बचपन से ही मतलब उनके तरफ नहीं क्या मतलब एक भक्ति भाव रहा है, तो मैंने उनको ही इष्ट देव माना है और उनकी ही आराधना करता हूँ। तो वो कितना मतलब सही है? इष्ट आपने मान लिया कि मैं ये भी बोलती हूँ, यदि आपकी भक्ति आपका प्रेम किसी ईश्वर के प्रति है, सपोज मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो स्वामी समर्थ महाराज को पूज रहे हैं, जो गणपति जी को पूज रहे हैं, जो हनुमान जी को पूज रहे हैं, या फिर जो कृष्ण भगवान के प्रति बहुत स्नेह रखते हैं। तो जब वहाँ पे इष्ट की बात आ जाती है तो मैं उनसे ये कहती हूँ, देखिए ये आपके इष्ट हैं। जब आपको लगे कि आप किसी समस्या में फंस गए हैं, कुछ है, तो अपने इष्ट से जरूर कहिएगा। हाँ, जिस ईश्वर के प्रति आपका स्नेह है और आप उनकी पूजा करते आ रहे हैं लगातार कई सालों से, उनको मत छोड़िए। हाँ, अचानक से आप किसी को छोड़ देंगे, उनको भी बुरा लगेगा ना। बराबर। तो यदि वो आपका साथ अब तक देते आए हैं तो उनकी पूजा कंटिन्यू रखिए और अपने इष्ट को भी थोड़ा थोड़ा बचते रहिए। हाँ, मैम मुझे ऐसा भी पूछना था कि हम जो ज्योतिष शास्त्र में हम कुंडली को देख के बता सकते हैं कि बाबा सामने वाले को क्या समस्या वगैरह है। वैसे ही आप ऐसे चेहरा देख के या फिर हाथ देख के तो हर कोई बता सकता है, लेकिन ऐसे चेहरा देख के कोई बता सकते हैं क्या ज्योतिष? बिल्कुल, इसे सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं। हाँ, हाँ। तो चेहरा देखकर भी इंसान का भूत भविष्य वर्तमान पढ़ा जा सकता है। ठीक है। तो मैम मुझे आपसे सवाल पूछना था कि बहुत से जो शास्त्रज्ञ है, वैज्ञानिक है, वो ज्योतिष शास्त्रों को मानते नहीं है या फिर कोई भी प्रेडिक्शन हो उसको आधार नहीं मानते, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? आपसे किसने कहा प्रदीप जी वो मानते नहीं हैं? बड़े बड़े जो मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे बड़े बड़े सर्जन हैं, वो लोग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में ज्ञान रखते हैं, उनको उसकी समझ है, और जब भी उनको बड़े बड़े ऑपरेशन करने होते हैं तो वो पहले देखते हैं कि क्या ये समय काल अच्छा होगा ऑपरेशन करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई बहुत ज्यादा शिक्षित हो गया तो ये ज्योतिष को वो अंधविश्वास मानेगा। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, इवन साइंटिस्ट की भी जब हम बात करते हैं वो लोग भी ज्योतिष को जानते हैं। जो तारामंडल के बारे में ज्ञान रखता है वो ज्योतिष के बारे में ना जाने कैसे संभव है? हाँ, मैम अभी ये सवाल तो हो गया, तो मैम मुझे एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना था कि पॉडकास्ट शुरू होने से पहले आपने एक मुझे किस्सा सुनाया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में और आपके परिवार के बारे में, तो आप मुझे वो बता सकते कि मतलब क्या है वो किस्सा? जी, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी, मैं शंकराचार्य परिवार से हूँ, दशनामा गोस्वामी हूँ। आपको हम दशनामी गोस्वामियों के मंदिर होते हैं अपने, होते ही हैं। तो बात ऐसी है कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने कैद कर लिया था, तब ये आगरा किले की बात है और मैं आगरा से बिलोंग करती हूँ। तो जब छत्रपति शिवाजी महाराज
औरंगजेब की कैद से छूटने में सफल हुए, तब वहां से निकलने के बाद वो आते आते कुछ क्षण के लिए आगरा के एक भैरवनाथ मंदिर है वहां पे, उसके बाद हमारा अपना नीलकंठ महादेव मंदिर है, जिसे हम शिवाजी महाराज कालीन नीलकंठ महादेव मंदिर भी कहते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे मंदिर में आके रुके थे। उन्होंने तकरीबन 2.25 दिन के लिए वहां पे शरण ली थी, या फिर मैं ये कहूंगी शरण ना लेकर, ये शब्द गलत होगा, मुझे ऐसा कहना चाहिए कि उन्होंने मेरे परिवार वालों को, मेरे पूर्वजों को, एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी उनके लिए कि उनको हमारे शिवराया की सेवा करने का मौका मिला। तो छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे मंदिर में 2.25 दिन के लिए रुके थे। तो कहीं ना कहीं मुझे गर्व होता है, मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं उस परिवार से बिलोंग करती हूँ जिनके पूर्वजों ने छत्रपति शिवाजी महाराज को देखा, उनकी सेवा करने का उनको अवसर प्राप्त हुआ। और मतलब मैं अपने भाव व्यक्त नहीं कर सकती यहाँ पे कि मैं मेरे अंतर मन से जो शब्द आ रहे हैं, मैं माफी चाहूंगी, मैं यहाँ पे व्यक्त नहीं कर सकती। हाँ मैम, आपने जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बताया कि अभी जो हमारे महाराष्ट्रियन जो भाई बहन वो वहाँ दिल्ली में रहते, तो उनको जगह पे जाना हो, विजिट करना हो, जगह देखनी हो, तो वो कहाँ पर है, आप बता सकते हैं? जी, इस मंदिर की विशेषता बताऊंगी मैं पहले। ये जो मंदिर है ये स्वयंभू है। हाँ। स्वयंभू के साथ काले रंग के पत्थर का, जो कि कसौटी का पत्थर है। कसौटी आपको पता होगा, जिसपे सोने की परख की जाती है। कसौटी के पत्थर की एक मूर्ति जिसमें नंदी महाराज के शरीर पर शिवलिंग विराजमान है। ये इस तरह की मूर्ति पूरे विश्व भर में सिर्फ 2 ही हैं, और एक किसी विदेशी लेखक ने अपनी पुस्तक में इसको मेंशन भी किया है। ये सारी बातें छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, इस मंदिर के विषय में। तो यदि किसी को जाना है तो उसको सबसे पहले आगरा जाना होगा। आगरा से उसको जाना होगा सिटी स्टेशन रोड। सिटी स्टेशन रोड जाने के बाद उसको नीलकंठ महादेव मंदिर पूछना है, कोई भी बता देगा, बहुत फेमस है। ठीक है, थैंक यू मैम, आपने हमारे पॉडकास्ट में आए और हमारे जो मन में सवाल थे ज्योतिष शास्त्र के बारे में वो हमारे क्लियर किए, उसकी वजह से आपका तहे दिल से धन्यवाद। तर हे होते आजचे आपले पाहुणे आकांक्षा गोसावी मॅम। तुमच्या मनातले जर हे डाऊट्स जर क्लिअर झाले असेल तर तुम्ही आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि पाहत राहा जय बात, अस्सल गोष्ट मुद्द्याची।